Hello friends, welcome to PU Sir Physics. Today our topic is temperature effect on resistivity. टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो उससे हमारी रेजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, हमारी रेजिस्टिविटी अगर चेंज होती हो तो क्या इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। कहा तो हमारी रेजिस्टिविटी में कोई चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, वो किसकी वजह पे डिपेंड है। हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मटेरियल को यूज़ करके सभी का हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। देन पर हमको मालूम पड़ेगा कि भाई किसी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है या कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो वो स्टार्ट करने से पहले हम आगे का थोड़ा रिवाइज कर लेते कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड आउट किया था करंट। What is the mean by the current? The amount of the charge particle is passing through the conductor is one unit time. It is known as the current. I is equals to delta Q upon delta T and that unit is ampere. त्यार पर हमारी सेकंड हमने क्वांटिटी फाइंड आउट की थी करंट डेंसिटी J is equals to I upon A. मीन्स के करंट पासिंग थ्रू द पर यूनिट एरिया इट इज नॉन एज द करंट डेंसिटी एंड दिस क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, देन पर हमने फाइंड आउट की थी एक ड्रिप वेलोसिटी और ड्रिप वेलोसिटी का हमारा इक्वेशन निकला था वी डी इज इक्वल्स टू ई ई अपॉन एम इंटू टाउ एंड टाउ इज इक्वल्स टू क्या होता है रिलैक्सेशन ऑफ टाइम होती है। ठीक है, ध्यान पर हमने एक मोबिलिटी का इक्वेशन डिराइव किया था और मोबिलिटी म्यू इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कि भाई वी डी अपॉन ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 1 कंसिडर करनी थी, इसका आपको एक यूनिट कंसिडर करनी थी। ध्यान पर हमने एक रिलेशनशिप निकाला था एक ड्रिप वेलोसिटी का और करंट से साथ। ठीक है, तो आई इज इक्वल्स टू एनी ए वी डी आपका इक्वेशन निकला था। देन आफ्टर जे इज इक्वल्स टू मीन्स के करंट डेंसिटी का रिलेशनशिप निकाला था जे इज इक्वल्स टू एनी वी डी। देन आफ्टर हमने ओम्स लॉ का इक्वेशन निकाला था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट सो दैट वी इज इक्वल्स टू आई आर एंड आर इज अ रेजिस्टेंस, तो आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई भी हमने देखा था। ठीक है, और लास्ट हमने वीडियो लेक्चर में हमने ये भी स्टडी किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टिविटी, कि भाई रेजिस्टेंस इज राइट प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड सो दैट इज अ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए हमने एक कांस्टेंट का यूज किया। दिस कांस्टेंट इज नोन एज द रेजिस्टिविटी रो। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन बनता है आर ए अपॉन एल। ओके, तो वो जो रेजिस्टिविटी थी और रेजिस्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द रेजिस्टेंस, नॉट डिपेंडेंट ऑन द एरिया, नॉट डिपेंडेंट ऑन द लेंथ, इट इज द डिपेंडेंस ऑन द मटेरियल। अगर आप मटेरियल चेंज करते हो तब भी आपकी रेजिस्टिविटी आपकी चेंज होती है एंड इनवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी इट इज नॉन एज द कंडक्टिविटी। ओके, तो सभी सारी फिनोमिना हमने यहाँ तक का स्टडी किया हुआ था। देन आफ्टर टुडे आपको स्टडी करना है कि भाई टेम्परेचर की वैल्यू अगर आप चेंज करते हो आपका कोई भी मटेरियल हो, ठीक है, सभी मटेरियल का क्लासिफिकेशन आपको ऐसे करना है कि भाई टेम्परेचर आपको राइज करना है तो आपकी रेजिस्टिविटी क्या होती है कि भाई इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है या रेजिस्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम मटेरियल देखते हैं कि भाई मेटल मीन्स के कंडक्टर। ठीक है, तो सभी कंडक्टर आप कंसिडर कर सकते हो मेटल में। ओके, तो हमने मेटल को कंसिडर किया और मेटल का टेम्परेचर में राइज किया और देखा कि भाई हमारी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही थी। वो कैसे ही भाई इंक्रीज होगी, अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई भी एक मटेरियल अवेलेबल है, कोई एक मेटल अवेलेबल है, वो मेटल को आप एक थर्मल एनर्जी दे रहे हो। अगर आपने उसको थर्मल एनर्जी दे दिया तो उसके इनसाइड जो फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स थी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी थर्मल वेलोसिटी बाय इंक्रीज हो जाती है। अगर थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम इज अ डिक्रीज। अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन के साथ क्या करता है, एक कोलिजन करता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या है, क्योंकि आपकी स्पीड ज़्यादा हो गई है एंड देन आपका रिलैक्सेशन टाइम इज अ डिक्रीज सो दैट नंबर ऑफ द कोलिजन इज ई मैक्सिमम। तो नंबर ऑफ द कोलिजन इज अ मैक्सिमम सो दैट रेजिस्टेंस इज अ मैक्सिमम। ख्याल है आपको। तो अगर आपके पास कोई एक मटेरियल अवेलेबल है, एक मेटल अवेलेबल है, उसका टेम्परेचर आप राइज करते हो तो उसकी रेजिस्टिविटी का उसका रेजिस्टेंस दोनों उसका इंक्रीज हो जाते हैं। चला है, तो आपको एक मिस के डिफरेंस याद हो गया। मिस के मेटल का जब भी आप टेम्परेचर राइज करेंगे तब उसकी रेजिस्टिविटी राइज होती है। ओके भाई, हमने मान लिया कि भाई रेजिस्टिविटी राइज होती है, बट वो कितनी राइज होती है, क्या है, उसकी वैल्यू हमको निकालनी है, उसकी क्वांटिटी हमको फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमने क्या कंसिडर किया कि भाई एक सिंपल सा हमने एक तार कंसिडर किया ऐसा, भाई उसका रेजिस्टेंस था 1 ओम, उसका रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया। रेजिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करते हो अभी आपको मालूम है, आप एक्सपेरिमेंट कर लेंगे ओम्स लॉ का। यहाँ पे आपने वोल्ट मीटर लगा दिया और सीरीज में आपने ए मीटर लगा दिया और पोटेंशियल आप चेंज करते हो तब आपने सभी रीडिंग ले लिया, 5 या 6 आपने रीडिंग लिया और उसका रेशियो आपने निकाल दिया तो उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको मिल जाएगा भाई आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई से। ओके, तो उसका रेजिस्टेंस हमने माना कि भाई ए 1 ओम रेजिस्टेंस है। तेरा पर हम क्या करते हैं,
कि भाई उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देते हैं, तो उसका टेम्परेचर अभी तो रूम टेम्परेचर पे है, मीन्स का उसका टेम्परेचर होगा 300 केल्विन, उसका टेम्परेचर होगा 300 केल्विन। हमको टेम्परेचर कितना राइज करना है, 1 डिग्री हमको राइज करना है, ठीक है। हम टेम्परेचर एक 1 डिग्री हम उसका राइज करेंगे। हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो रेजिस्टिविटी में कितना चेंजेस हुआ, हम उसको क्या बोल सकते हैं, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी। ख्याल आया आपको। हमने क्या किया कि भाई हमने एक इसके कंडक्टर ले लिया, उसका रेजिस्टेंस हमारे पास था 1 ओम, उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, तेना पर हमने उसको एक थर्मल एनर्जी दी और उसका टेम्परेचर हमने राइज कर दिया 1 डिग्री। 1 डिग्री राइज किया तो उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसकी रेजिस्टिविटी में जितना भी चेंजेस हुआ वो चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी को हम क्या बोल सकते हैं, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी। क्या बोल सकते हैं, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी। और उसका हमने इसके सिंबल बना दिया कि पे अल्फा। ओके, तो अल्फा की वैल्यू अब कैसे आती है हम वो डिराइव करके हम देखेंगे, ठीक है। ओके, टुडे आवर टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। तो हमको डिफरेंट मटेरियल को हमको कंसिडर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसिडर करते हैं कि मेटल और कंडक्टर। तो आपने देखा कि भाई उसका अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई टेम्परेचर इज इंक्रीज सो दैट रेजिस्टिविटी इज इंक्रीज। उसका रीज़न क्या है कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है कि भाई हमारा एक मेटल होता है, तो मेटल मीन्स के कंडक्टर, तो कंडक्टर के इनसाइड एक फ्री चार्ज होते हैं। तो फ्री चार्ज का अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो उसकी थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो उसका रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा तो वो पॉजिटिव आयन के साथ कोलिजन क्या करेगा, नंबर ऑफ कोलिजन, उसकी जो नंबर ऑफ कोलिजन होती है वो नंबर ऑफ कोलिजन उसकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो गया तो उसका जो अपोज करने का जो फिनोमिना था वो अपोज करने का फिनोमिना इंक्रीज हो जाएगा। तो उसका हम क्या बोल सकते हैं, उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो गई, ठीक है। कहा हम उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा हो गई, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो पूरे की पूरी सिक्वेंस आपको यहाँ पे रीजन में आपको लिख देनी है कि भाई इसलिए आपको याद रह सके, ठीक है। आपको रीज़न यहाँ पे लिखना है तो आप रीज़न में ऐसे पूरी सीक्वेंस आप याद रख सकते हो कि भाई आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा, उसकी थर्मल वेलोसिटी इज इंक्रीज। ओके, तो थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो रिलैक्सेशन टाइम मीन्स के टाउ आपका होता है डिक्रीज, ठीक है। तो टाउ आपका डिक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड क्या हो जाएगा, मीन्स के इंक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इंक्रीज हो गया तो उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसका बेसिक रेजिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो हम वो भी हम लिख देते हैं कि भाई दैट इज इंक्रीज रेजिस्टेंस। ओके, तो आपको ऐसे पूरी सीक्वेंस आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, देन आफ्टर रिलैक्सेशन टाइम इज डिक्रीज, देन आफ्टर नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इज इंक्रीज सो दैट रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। ओके, तो वो जो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है वो कितना रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है उसको हमको क्वान्टिफाई करना है, ठीक है। तो हम क्वान्टिफाई कैसे करेंगे, देखिए कि भाई हमने यहाँ पे एक कंडक्टर ले लिया एक मेटल का, उसका रेजिस्टेंस कितना था 1 ओम, उसका रेजिस्टेंस 1 ओम था। देन आफ्टर हमने क्या किया कि भाई उसका टेम्परेचर 1 डिग्री हमने राइज कर दिया, 1 डिग्री हमने उसका टेम्परेचर राइज कर दिया। अगर 1 डिग्री हमने उसका टेम्परेचर राइज किया तो उसकी रेजिस्टिविटी पे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कितना रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ कि भाई हमारा डेल्टा आर जितना उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो डेल्टा आर को हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा आर को हमने एक नाम दे दिया कि भाई थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो उसका इसके सिंबल था अल्फा, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू हम अल्फा बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हमको थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन हमको बनानी है। ओके, तो हम यहाँ पे बना देते कि भाई थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। देखिए मैंने यहाँ पे उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है कि भाई थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी दिस इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस,
ऑफ अ सैंपल, हमारा गिवन कोई सैंपल होगा उसकी रेजिस्टिविटी आपको इंक्रीज करनी है, तो मटेरियल विच द रेजिस्टेंस इज 1 ओम, पहले उसका रेजिस्टेंस कितना था 1 ओम, ठीक है, एंड इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय दी 1 डिग्री। जब हमने 1 डिग्री उसका टेम्परेचर राइज किया तो उसका रेजिस्टेंस में कितनी वैल्यू चेंज हुई, हम उसको क्या बोल सकते हैं, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम उसको क्वान्टिफाई करना चाहते हैं, तो हम कैसे क्वान्टिफाई करेंगे, देखिए। तो गिवन सैंपल के लिए हमने एक गिवन सैंपल कंसिडर कर लिया, कोई भी सैंपल, ठीक है, एक इसके मेटल का कोई भी एक सैंपल हमने कंसिडर कर लिया। तो स्टार्टिंग में उसके पास जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी R0। देन अपन हमने क्या किया, उसको एक हीट सप्लाई किया, तो हीट सप्लाई किया तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, हीट सप्लाई करने से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है डेल्टा टी जितना उसमें टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो पहले हमारे पास R0 जितना रेजिस्टेंस था उसको हमने टेम्परेचर दे दिया तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो गई, R जितनी हो गई, चला है आपको कितना हो गया, R जितनी हो गई। ओके, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है भाई, डेल्टा R, तो डेल्टा R कितना आएगा कि भाई फाइनल रेजिस्टेंस सबट्रैक्ट हम करेंगे इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो R माइनस R0, ये हमारा फाइंड आउट हो गया चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, तो हम अल्फा किसको बोलेंगे कि भाई अल्फा इज इक्वल टू चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, डेल्टा R को हम बोल सकते हैं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू R माइनस R0। बट R0 हमको क्या लेना था, 1 ओम रेजिस्टेंस लेना था, बट हमने तो यहाँ पे R0 रेजिस्टेंस लिया है। अगर आपको 1 ओम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, R0 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, R0 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपकी डेफिनेशन में जो अल्फा थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की आपने डेफिनेशन लिखी थी उसमें आपने क्या लिखा था कि आपको गिवन सैंपल का रेजिस्टेंस कितना लेना था 1 ओम, बट यहाँ पे आपने तो R0 का ले लिया, तो आपको R0 यहाँ पे आपने डिवाइड कर दिया, तो कितना हो जाएगा कि भाई 1 ओम ही होगा ना। ओके, देन यहाँ पर आपको टेम्परेचर कितना राइज करना था, 1 डिग्री करना था, बट यहाँ पे आपने डेल्टा टी जितना टेम्परेचर राइज कर दिया, तो आपको डेल्टा टी के साथ भी डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डेल्टा टी के साथ भी डिवाइडेड कर दिया। ख्याल आया आपको, मैंने यहाँ पे R0 और डेल्टा टी के साथ क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि R0 यहाँ पे 1 ओम नहीं है, कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, ठीक है, इसलिए मैंने R0 के साथ डिवाइड कर दिया। और डेल्टा टी चेंज ऑफ टेम्परेचर भी हमारा 1 डिग्री नहीं है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ख्याल आया आपको। ओके, तो हमारा मिस के बेसिक अल्फा की वैल्यू मिस के इक्वेशन फाइंड आउट हो गया R माइनस R0 अपॉन R0 डेल्टा टी। देन आफ्टर जो हमारा अल्फा है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, उसका हम यूनिट डिराइव करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस का डिफरेंस, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या आता है, ओम, तो ओम माइनस ओम इज इक्वल टू 0, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और सबट्रैक्ट में आपका कोई यूनिट मिस के लेस नहीं हो सकता, आपका यूनिट ऐसा ही रहेगा ओम। और यहाँ पे R0 है तो उसका भी यूनिट क्या होता, ओम। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा टी मिस के चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा, केल्विन भी हो सकता है और सेंटीग्रेड भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओम मीन्स कैंसल, सो दैट हम क्या लिख सकते हैं, केल्विन इनवर्स, उसका यूनिट है केल्विन इनवर्स। और उसका डायमेंशन हम क्या लिखेंगे, अगर आपको डायमेंशन एनालिसिस करना है तो टेम्परेचर का मीन्स के T⁻⁻1 आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, मीन्स के टेम्परेचर का यूनिट हम सेंटीग्रेड इनवर्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अल्फा का यूनिट आप सेंटीग्रेड इनवर्स भी लिख सकते हो। ओके, तेना पर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे R0 डेल्टा टी को हम यहाँ पे ले जाएंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो अल्फा R0 डेल्टा टी इज इक्वल टू R माइनस R0, तो माइनस R0 वाला हम यहाँ पे ले आएंगे, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0 1 प्लस R0 अल्फा डेल्टा टी, तो यहाँ पे क्या हम कॉमन निकालेंगे R0, तो R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो ये हमने निकाल लिया रिलेशनशिप, तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी हो जाएगी। चला है, वैसे हम रेजिस्टिविटी के लिए भी निकाल सकते हैं, रेजिस्टिविटी के लिए सेमी फिनोमिना होगा, बट यहाँ पे हम सिंबल चेंज कर देंगे, बाइट ρ1 इज इक्वल टू ρ0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, दोनों के लिए सेमी इक्वेशन आएगा। ओके, तो हमने देखा कि भाई हमने एक मिस्टेक मटेरियल हमने कंसिडर किया हुआ था मेटल और कंडक्टर, ठीक है, और उसका हमने टेम्परेचर को राइज किया तो उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, और उसकी रेजिस्टिविटी कितनी इंक्रीज हो रही थी उसका हमने इक्वेशन भी निकाला कि भाई R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा क्या होती है, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हमारी एक अल्फा को हम बोलते हैं। ओके, तो ऐसा हमने उसका इक्वेशन से हम उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि भाई कितनी रेजिस्टिविटी हमारी इंक्रीज होती है।
तेना पर हमको मटेरियल हमने कंसिडर करना एलॉय। तो एलॉय क्या होता है, बेसिक एलॉय किसको बोलते हैं कि भाई मिक्स ऑफ द मेटल, मिक्स ऑफ मेटल को हम क्या बोल सकते हैं, एलॉय बोल सकते हैं। और एलॉय का टेम्परेचर में राइज किया और हमने देखा कि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही थी, उसका जो चेंजेस हो रहा था वो चेंजेस वेरी स्मॉल था, इस नियर बाई टू जीरो था। इसलिए हमने उसको क्या कर दिया भाई, निगलेक्ट कर दिया। और हमने मान लिया कि भाई अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे और हमने एलॉय कंसीडर किया हुआ है तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, ओके। तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो सकती है, ऐसा उसका एडवांटेजेस है। वो एडवांटेजेस का हमने यूज़ कर लिया हमारी फिजिक्स की लैब में। हमारी फिजिक्स के लैब में जो कोई एक सिंपल सा तार हम यूज़ कर देंगे, वो एक सिंपल सा तार एक एलॉय का मटेरियल का बना हुआ होगा। क्यों एलॉय मटेरियल का? अगर एलॉय मटेरियल का नहीं होगा, अगर वो एक मेटल या कंडक्टर का होगा, तो हमारा टेम्परेचर का चेंज होने से उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ज़्यादा या इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, ओके। तो वो इंक्रीज भी हो सकती है, वो डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, विंटर की सीज़न में उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और समर की सीज़न में उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इसलिए हम किस मटेरियल का हम यूज़ कर सकते हैं, एलॉय मटेरियल का हम यूज़ करेंगे, वो उसका एडवांटेजेस है। ध्यान पर हम तीसरा मटेरियल हम देखेंगे पर इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल। तो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल मिस्टेक लिक्विड, ठीक है, H2SO4 HCl आप जो केमिस्ट्री में यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल का अगर हमने टेम्परेचर को राइज कर दिया तो क्या होगा कि भाई जो कोई भी लिक्विड होगा, तो कोई भी लिक्विड का आप उसके टेम्परेचर आप राइज करेंगे तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई पहले जो हमारे जो सभी सारे एटम्स थे तो उसकी बीच का जो गैपिंग था वो गैपिंग था क्या था, कम था। ठीक है, देना पर हमने क्या कर दिया, उसका टेम्परेचर में राइज कर दिया। अगर टेम्परेचर को राइज करने से क्या होगा, उसकी बीच का जो गैपिंग था वो गैपिंग क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ख्याल आया? ओके। तो गैपिंग इंक्रीज हो जाने से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर डेंसिटी डिक्रीज हुई तो रेजिस्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी। ख्याल आया? हमारी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ओके, वो एक इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल का एक करेक्टरिस्टिक है कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। तो हमने अभी तक एक 3 मटेरियल के बारे में बात की। पहले हमने बात की थी भाई मेटल और कंडक्टर के रिगार्डिंग। अगर उसका हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी हमने नहीं देखी थी, हमने एक रेजिस्टिविटी देखी थी। और उसके फॉलो करने से आप उसकी कंडक्टिविटी पे आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, हमने रेजिस्टिविटी हमने देखा और रेजिस्टिविटी हमारी क्या हो रही थी भाई, इंक्रीज हो रही थी। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तेना पर हमने नेक्स्ट क्या देखा, हमने एलॉय कंसिडर किया और एलॉय के लिए हमने देखा कि भाई अगर हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो उसका रेजिस्टिविटी हमारी राइज नहीं होगी, इसके वो रेजिस्टिविटी डिक्रीज भी नहीं होती है, राइज भी नहीं होती, उसकी वजह में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तेना पर हमने तीसरा हमने कौन सा देखा, तीसरा हमने इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल को कंसिडर किया। और इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल में हमने देखा कि अगर हमने उसका टेम्परेचर को राइज करते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है और उसकी कंडक्टिविटी राइज हो जाती है। देना पर हमको नेक्स्ट देखना है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि सेमीकंडक्टर के बारे में हमने आगे भी हमने स्टडी किया हुआ था। ठीक है, अगर उसका लो टेम्परेचर होगा तो लो टेम्परेचर पे वो एक इंसुलेटर जैसा बिहेव करती है। इंसुलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि रेजिस्टिविटी उसकी हाई होती है। ठीक है, तो एट द लोअर टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इज हाई, एट द हाई टेम्परेचर इज रेजिस्टिविटी इज मैक्सिमम, वो भी हम अभी देखते हैं। ठीक है, देन पर एक लास्ट हमारा टॉपिक है भाई सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर हम किसको बोलते हैं, सुपर कंडक्टर भी एक क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में ही आते हैं, वो एक मॉडर्न फिजिक्स में आती है। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर हम किसको बोलते हैं कि भाई जिसका भी रेजिस्टेंस जीरो हो उसको हम बोल सकते हैं सुपर कंडक्टर। ओके, तो सुपर कंडक्टर इसके सबसे ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। ओके, तो कंडक्टिविटी उसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो सुपर कंडक्टर का फिनोमिना क्या हुआ कि भाई हमने हमारी जो हीट एनर्जी है तो हीट एनर्जी इसमें से रिलीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारा पावर का इक्वेशन हम आगे देखेंगे कि भाई I2RT आता है। जो हमारी हीट एनर्जी का इक्वेशन है वो I2RT आएगा। तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस ही अवेलेबल नहीं है ना, एट द जीरो रेजिस्टेंस। तो जीरो रेजिस्टेंस का क्या मीनिंग होगा कि भाई उसमें रेजिस्टेंस ही अवेलेबल नहीं, उसका कोई अपोज करने वाला ही अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारी जितनी भी एनर्जी आप उसको दोगे उतनी एनर्जी वो क्या करेगा भाई, उसको एक वर्क कर लेगा। ख्याल है? तो इसमें से कोई भी एनर्जी आपकी एक हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, इसके कोई भी एनर्जी का यहाँ पे लॉस नहीं होगा। सुपर कंडक्टर का फिनोमिना वही है। ठीक है, बट सुपर कंडक्टर बनाना ईजी नहीं है। ख्याल है? तो सुपर कंडक्टर हमको कब मिलता है, एट दी लोअर टेम्परेचर पे। कितना लोअर टेम्परेचर,
ओके, तो सुपर कंडक्टर आप इजीली आप नहीं बना सकते हो। अगर आपको एक लीड मेटल का सुपर कंडक्टर में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। कितना टेम्परेचर आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, 4.2 केल्विन टेम्परेचर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो टेम्परेचर बहुत कम होता है, वो कम टेम्परेचर आप आसानी से नहीं बना सकते, उसकी जो प्रोसेस होती है वो वेरी डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड हीलियम का आप यूज़ कर सकते हो। लिक्विड नाइट्रोजन एंड लिक्विड हीलियम इट इज़ अ वेरी कॉस्टली, ठीक है, तो उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो सकता है और उसके हम एप्लीकेशन भी हम देखेंगे, ठीक है। ओके, तो हम सभी सारे मटेरियल का क्लासिफिकेशन अब हम देखते हैं। आपने मेटल के बारे में देखा, ध्यान आफ्टर हम देखेंगे भाई सेकेंड हम कंसिडर करेंगे एलॉय। ओके, तो एलॉय में हमने देखा कि भाई टेम्परेचर राइज किया बट उसका जो रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू इंक्रीज तो हुई बट इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई, मीन्स के वो हमने उसको निग्लिजिबल कर दिया, ठीक है। ओके, उसकी वैल्यू हमको निगलेक्ट कर दिया क्योंकि उसकी वैल्यू वेरी स्मॉल इंक्रीज हो रही थी। तो हमने क्या मान लिया कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारी रेजिस्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं होता एलॉय में, ठीक है। ओके, तो उसका सेंटेंस हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई शो वेरी स्मॉल मतलब हम उसको क्या कर देंगे, निगलेक्टेबल का हम कर सकते का तो हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो वैल्यू ऑफ अल्फा रेजिस्टेंस डू नॉट चेंज, आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा विथ टेम्परेचर इन अलॉय। ओके, तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे भाई, हमारी फिजिक्स की लैब में हम कर सकते हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड हमको रेजिस्टेंस बनाना है 1 ओम, तो हम किसका बनाएंगे भाई, एलॉय का बनाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है तब उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आ सकता, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे ओपीएम लिख देते हैं कि भाई ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी alloys are used as standard resistance in lab, ठीक है। आपको एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, एलॉय का यूज़ करेंगे। ओके, देन पर हम नेक्स्ट मटेरियल हम देखते हैं थर्ड इलेक्ट्रोलाइट। आपको एक इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल देखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल कौन सा होता है, पहले लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। ओके, अगर इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया तो हमने देखा कि भाई उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे हमारा जो लिक्विड होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है और उसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ओके, उसका जो लेयर होता है वो लेयर थिन हो जाता है। तो वो हमको यहाँ पे लिख देना कि भाई टेम्परेचर इज इंक्रीज सो दैट रेजिस्टेंस इज डिक्रीज, उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, ठीक है। ओके, तो हम उसका रीजन भी यहाँ पे लिख देते हैं। एट हायर टेम्परेचर द डेंसिटी इज डिक्रीज, हमारी डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ओके, तो डेंसिटी डिक्रीज होगी तो उसका जो लेयर है वो लेयर कौन सा बन जाएगा, एक थिन लेयर बन जाएगा, ठीक है। ओके, सो फार आयंस, आयन की भी इसका डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज इजियर टू मूव, वो एक आसानी से वो मूव हो सकता है। सो दैट रेजिस्टेंस इज डिक्रीज, ठीक है। तो इसलिए उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम मटेरियल देखते हैं सेमीकंडक्टर। फोर हमारा है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के बारे में आपने आगे स्टडी किया था कि भाई एट द लोअर टेम्परेचर इट इज़ द बिहेव लाइक दिस द इंसुलेटर। अगर इंसुलेटर होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और एट द हाई टेम्परेचर मीन्स के एट द रूम टेम्परेचर इज बिहेव लाइक दिस
कंडक्टर, ठीक है। ओके, तो ऐसी उसकी प्रॉपर्टी है। ओके, तो यहाँ पे हम बेसिक क्या लिख देंगे भाई, टेम्परेचर इंक्रीज कम होने से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज सो दैट रेजिस्टेंस डिक्रीज। ओके, और यहाँ पे हम उसकी रेजिस्टिविटी का इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि भाई रेजिस्टिविटी का हमारा इक्वेशन क्या था, m/n² इंटू टाउ, जैसा हमने इक्वेशन आगे निकाला था, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि भाई अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पे टाउ क्या होता है, टाउ इज ए रिलैक्सेशन ऑफ टाइम। तो हमने आगे देखा था कि भाई हमारा जो मेटल में हमने ऐसा ही रीज़न लिखा था कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज होने से हमारा रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर रिलैक्सेशन टाइम इज ए डिक्रीज सो दैट नंबर ऑफ द कोलिजन इज अ इंक्रीज, सो दैट रेजिस्टेंस इज अ इंक्रीज। बट मैं तो यहाँ पे ऐसा लिखा कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। वो कैसे पॉसिबल है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि भाई रिलैक्सेशन टाइम को इंक्रीज होने के लिए, रिलैक्सेशन टाइम हमारा यहाँ पे इंक्रीज होता ही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम आपका डिक्रीज होता ही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपका रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज नहीं होगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम आपका डिक्रीज होगा तो आपकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, बट मैंने यहाँ पे लिखा है रेजिस्टिविटी इज डिक्रीज, वाई, क्योंकि एन क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर होती है। और सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है कि भाई सेमीकंडक्टर में जो एटम्स होते हैं वो एट द लोअर टेम्परेचर पे वो इसमें कोई के फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं होते। जब उसका टेम्परेचर हम राइज कर देंगे, राइज मीन्स के हम उसको रूम टेम्परेचर पे लाएंगे, तब उसका जो एटम में से इलेक्ट्रॉन मीन्स के फ्री हो जाएगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। तो एन की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पे एन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों बैलेंस नहीं होगा क्या, नहीं, दोनों बैलेंस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मीन्स के 10⁶ या 10�7 समथिंग उसकी इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो उसकी कंपैरिजन में हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हमारा इफेक्टिवनेस कौन सा है, नंबर ऑफ डेंसिटी हमारी इफेक्टिवनेस हो जाती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज होने से यहाँ पे रो की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसा ही लिखा कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज होने से हमारी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यहाँ पे आपका रिलैक्सेशन टाइम ऑब्वियसली आपका डिक्रीज होता है, बट उसकी जो इफेक्ट है उसकी इफेक्ट बहुत सी स्मॉल होती है, किसके कंपैरिजन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं, मिसके को फ्री हो जाते हैं सेमीकंडक्टर में, ठीक है। थोड़ा सा भी आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो वो एक लास्ट में हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री हो जाता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी भाई, उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू इसका कम हो जाती है। अगर उसका हम इन्वर्स मानेंगे तो उसका इन्वर्स क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है ना, तो n² टाउ अपॉन m। तो आप देख सकते हो कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो उसका हम रिविजन पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे रीजन ऐसा ही लिखा कि भाई ड्यू टू द टेम्परेचर राइज द नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज वेरी रैपिडली। तो आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इसका इंक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर रेजिस्टेंस इज डिक्रीज, तो आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इफेक्ट ऑफ द डिक्रीज ऑफ टाउ मीन्स के रिलैक्सेशन टाइम अगर आपका डिक्रीज होगा, इट इज़ द नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, ये जो हमारी इफेक्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम निगलेक्ट कर सकते हैं, उस वाली इफेक्ट को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमको क्या याद रखना है कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज होने से सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। तो हमने यहाँ तक का 4 हमने देखा कि पहले हमने मेटल देखा, तो मेटल में हमने क्या देखा कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, यहाँ पर एलॉय में कोई भी चेंजेस नहीं होता। देन आफ्टर हमारा थर्ड था इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल में हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज करने से उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। और सेमीकंडक्टर में भी हमने देखा कि भाई उसकी टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करने से उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। देन आफ्टर हमारा मटेरियल है भाई इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में क्या होता है कि भाई इंसुलेटर के बारे में आपने आगे भी थोड़ा देखा था, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में। इंसुलेटर के पास एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का भी ब्रेकडाउन होता है। कब ब्रेकडाउन होता है, जब उसका पोटेंशियल आप हाई करते हो तब। बट यहाँ पे आपको टेम्परेचर की टर्म में आपको बोलना है। अगर आपका टेम्परेचर आपने बहुत ज़्यादा कर दिया तो यहाँ पे आपका जो इंसुलेटर है वो इंसुलेटर ब्रेकडाउन हो सकता है,
ठीक है। तो इंसुलेटर ब्रेकडाउन होगा तो आपकी जो सर्किट मीन्स के पावर स्टेशन में से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आगे पावर नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, ओके। वो ऐसा कब होता है कि भाई समर की पोजीशन में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि समर में टेम्परेचर आपका हाई हो जाता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हाई हो जाता है, इसलिए इंसुलेटर कभी कभी एक ब्रेकडाउन हो सकता है। ठीक है, तो इंसुलेटर जब ब्रेकडाउन हो जाएगा तो इसमें से करंट का फ्लो होना स्टार्ट होता है। तो ये सेम फिनोमिना हमारे सेमीकंडक्टर जैसा हुआ कि भाई टेम्परेचर राइज होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, बट सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में बहुत सा डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस कि भाई हमने सेमीकंडक्टर को 10 टेम्परेचर हमने राइज कर दिया, 10 डिग्री हम टेम्परेचर हमने राइज कर दिया, तो इसमें हमने देखा कि भाई इसमें से तो 10⁵ जितना इलेक्ट्रॉन इसके फ्री हो गया। और इंसुलेटर में हमने देखते हैं कि भाई 10 डिग्री राइज करने से उसमें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ। तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई उसकी डायरेक्ट स्ट्रेंथ सेमीकंडक्टर से ज़्यादा होती है। ख्याल आया? ओके। ध्यान अप्रैल में इंसुलेटर का टेम्परेचर जब हम 100 डिग्री सेल्सियस हम कर देते हैं तब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट आपका पास आउट होगा, क्योंकि तब उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स आपका मिलेगा, 10⁵ जितना मिलेगा। ठीक है, इसलिए वो क्या करती है कि भाई करंट को फ्लो करवा देती है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेटर। तो ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेटर कब होता है, एक हाई टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, एक लो टेम्परेचर पे उसका नहीं होता है। ओके, तो उसके बारे में हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई टेम्परेचर इज इंक्रीज और द रेजिस्टेंस इज अ डिक्रीज। एट द वेरी हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड आउट ऑफ द एटम्स। तो एटम में से आपका इलेक्ट्रॉन मीन्स के इजेक्ट हो जाएगा एट द हाई टेम्परेचर। बिकम द फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, सो दैट कंडक्टिविटी इज इंक्रीज एंड रेजिस्टिविटी इज डिक्रीज। फाइनली इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेटर। तो फाइनली क्या हो जाएगा, उसका ब्रेकडाउन का इंसुलेटर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपने फाइनली देखा कि भाई इंसुलेटर का ब्रेकडाउन हो जाता है तो इसमें से आपकी इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होती है, उसको हम बोल सकते हैं भाई शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट होने से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आगे पास आउट नहीं हो सकती है। ओके, तो हमने ध्यान पर हमको एक छोटा सा यहाँ पे एक मीन्स के थोड़ा सा एक फिनोमिना भी हमको स्टडी करना है कि भाई नॉन ओमिक डिवाइस। तो नॉन ओमिक डिवाइस हम किसको बोलते हैं कि भाई जो ओम्स लॉ है उसका ओबे नहीं करता, वो वाली डिवाइस को हम क्या बोल सकते हैं, नॉन ओमिक डिवाइस बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो नॉन ओमिक डिवाइस में क्या होती है कि भाई उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू का जो लॉ है कि भाई पोटेंशियल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट, इसकी वैल्यू पे वो डिपेंड नहीं होगा। अगर उसकी वैल्यू पे वो डिपेंड नहीं है तो हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे भाई, एक VI कैरेक्टरिस्टिक का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारा ग्राफ में इसके लिनियर नहीं आएगा। ख्याल आया? तो ओके, तो हम वो एक डिवाइस हम देखते हैं, एक नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं और नॉन ओमिक डिवाइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ भी आप बोल सकते हो। ओके, तो नॉन ओमिक डिवाइस हम किसको बोलेंगे, तो ये टॉपिक ओके। तो हम पहले स्टार्ट कर देते भाई, हमने कंसिडर कर लिया कि भाई ओमिक डिवाइस। तो ओमिक डिवाइस में हमने देखा कि भाई उसका जो ग्राफ होता है, एक VI कैरेक्टरिस्टिक का जो ग्राफ होता है वो हमारा ग्राफ आता है एक लीनियर, ऐसा हमारा ग्राफ मिलता है। उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, सो दैट V इज इक्वल टू IR। तो R इज इक्वल टू हमको क्या मिला, V/I मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो सभी का स्लोप क्या आ रहा था भाई, सेम आ रहा था। ठीक है, सभी का स्लोप हमको सेम मिल रहा था, इसको हम बोल सकते हैं भाई एक ओमिक डिवाइस। ओके, देन आफ्टर हमने एक दूसरा एक सेमीकंडक्टर हमने यूज़ किया, और सेमीकंडक्टर हमने यूज़ किया और हमने देखा कि भाई उसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया V और I, और उसका हमने रिलेशनशिप निकाला, मीन्स के उसका हमने रीडिंग लिया और उसका हमने रिलेशनशिप निकाला और देखा कि भाई उसका जो ग्राफ मिल रहा था हमको ऐसे मिल रहा था। तो आपका ग्राफ हो चाहे लीनियर मिल रहा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई एवरी पॉइंट पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि डायनेमिक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ओम्स का लॉ का मीन्स के ओबे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ओम्स लॉ का ओबे नहीं हो रहा था, इसलिए उस डिवाइस को हम क्या बोल सकते हैं, नॉन ओमिक डिवाइस बोल सकते हैं। तो हमारा सेमीकंडक्टर क्या है, एक नॉन ओमिक डिवाइस है। ठीक है, ओके। तो मैंने जो रीडिंग लिया ना वो रीडिंग में यहाँ पे लिखता हूँ कि मैंने पोटेंशियल और करंट का सभी का मैंने रीडिंग लिया। जब हमारा पोटेंशियल 0 था तब हमारा करंट भी 0 था।
देन आफ्टर हमारा इसके पोटेंशियल हमने 1 किया तब भी हमारा करंट क्या था, 0 ही था। देन आफ्टर हमने 3 किया तब भी हमारा 0 था, 5 किया तब भी हमारा 0 ही था, 6 किया तो 1 हुआ, 7 किया तो 2, और 8 किया तो 3, और 9 किया तो 5 था। देन आफ्टर 10 किया तो 7 था। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से आप देखिए कि भाई स्टार्टिंग में आपने पोटेंशियल को इंक्रीज किया बट करंट इज डज नॉट चेंज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई आपका जो इसके ग्राफ है, यहाँ पे पोटेंशियल और करंट का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। तो ये भी आपका एक नॉन ओमिक डिवाइस ही है। मैं दूसरा यहाँ पे डायोड का मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। डायोड का ग्राफ है ना, एक इसके वी कैरेक्टरिस्टिक का नहीं होता, एक आई वी कैरेक्टरिस्टिक का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ऐसा उसका ग्राफ होता है, ऐसा सेम ग्राफ ही है बट यहाँ पे वी आई का था, तो वी आई का इसके डायोड का नहीं होता, डायोड के लिए हमारा आई वी कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ होता है, ठीक है। ये हम डायोड बोल सकते हैं, डायोड आपका एक चैप्टर ही है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आप चैप्टर में आप स्टडी करेंगे भाई, बहुत सा डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड, चैनल डायोड, ठीक है, और ट्रांजिस्टर सर्किट होती है। ओके, तो इसमें आपने देखा कि भाई पोटेंशियल आपका इंक्रीज हो रहा है, देखिए आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है बट आपका करंट अभी भी 0 है। देखिए एक ग्राफ में आप देख सकते हो आपका करंट इतना सा इसका इंक्रीज नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपका करंट इंक्रीज नहीं हो रहा है बट आपका पोटेंशियल कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि भाई आपका करंट इसके इंक्रीज हो रहा है, कैसे इंक्रीज हो रहा है, देखिए कि पोटेंशियल का डिफरेंस देखिए यहाँ पे 1 है, तो करंट का भी डिफरेंस कितना है, 1। यहाँ पे देखिए पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, 1, और करंट का भी डिफरेंस कितना है, 1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या मान सकते हैं कि भाई यहाँ से लेके ये जो वाली कंडीशन है वो कंडीशन पे ओम्स का लॉ का ओबे हो रहा है, तो हम उसको मान लेते हैं भाई ओमिक डिवाइस। बट हमने ज़्यादा टेम्परेचर का पोटेंशियल कर दिया तब उसकी वैल्यू हमारी अनचेंज हो गई। देखिए यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया, चला है, तो हम यहाँ से नॉन ओमिक हम डिवाइस मानेंगे, ठीक है। ये वाली सिचुएशन को हम क्या मान सकते हैं, ओम्स लॉ मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि भाई इन दोनों का डिफरेंस देखिए, सभी का 1 आ रहा है, तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई इसमें आपका ऐसा ग्राफ मिलेगा कि वो ग्राफ में आपका जो करंट और पोटेंशियल है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हो जाता है, ठीक है। ओके, तो हम डायोड में हमने देखे कि भाई डायोड में हमने स्टार्टिंग में हमारा पोटेंशियल डिक्रीज था, हमारा पोटेंशियल जब हमने इंक्रीज किया तब हमारी करंट की वैल्यू भी डिक्रीज हो गई थी, और 1 टाइम ऐसा है कि भाई करंट हमारा रेपिडली इंक्रीज हो गया, उसको हम बोल सकते हैं भाई डायोड। ये तीनों ये हमारा ओम्स लॉ का ओबे करती है, और ये हमारी ओम्स का लॉ का ओबे नहीं करती है, और ये भी नहीं करती है, ठीक है। तो लिमिटेशन में आप किस किस का लिख सकते हो, इसका ए भी आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, तेना पर सेमीकंडक्टर का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, और ट्यूनल डायोड का भी आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो ट्यूनल डायोड का ग्राफ कैसे आता है, देखिए यहाँ पे आई और वी, तो ट्यूनल डायोड, तो ऐसा उसका ग्राफ आता है, ठीक है। तो ये हमारा ट्यूनल डायोड का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो आप ऐसा भी उसका ग्राफ आप ट्यूनल डायोड के लिए आप बना सकते हो। तो ट्यूनल डायोड भी क्या है, एक नॉन ओमिक डिवाइस है, ओके। ट्यूनल डायोड में आप देख सकते हो यहाँ तक का, देखिए ये मैंने पार्ट दिया ऐसा, तो यहाँ तक देखिए भाई ये लीनियर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से उसका वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये जो लीनियर जा रहा है तो यहाँ तक आप क्या मान सकते हैं कि भाई ओम्स लॉ का ओबे कर रहा है, बट यहाँ से देखिए उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ नॉन ओमिक डिवाइस, ओके। तो यहाँ पे मैं उसका स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, ओके। देखिए तो सर्किट एंड कंपोनेंट्स कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, आपकी सर्किट है या आपका कंपोनेंट बड़ा आपका डिवाइस है, विच डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर दी कॉल्ड द नॉन ओमिक सर्किट। हम उसको क्या बोल सकते हैं, नॉन ओमिक सर्किट भी बोल सकते हैं, नॉन ओमिक कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, और नॉन ओमिक डिवाइस भी बोल सकते हैं। दिस नॉन लीनियर बिहेव्स इज अ नॉन ओमिक बिहेव्स। तो जो हमारा नॉन लीनियर बिहेव है हम उसको क्या बोल सकते हैं, कि नॉन ओमिक बिहेव बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। तो देन आफ्टर उसका हमको एक एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, ओके। एग्जाम्पल होता है हमारा सेमीकंडक्टर, देन आफ्टर डायोड, देन आफ्टर यहाँ पे आप एक ट्यूनल डायोड भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ट्यूनल डायोड, ओके। ये सभी हमारा इसके एग्जाम्पल है, ओके। देन आफ्टर आपको एक दूसरा भी मटेरियल के बारे में आपको स्टडी करना है। एक थर्मिस्टर नाम का एक मटेरियल आता है। तो थर्मिस्टर मटेरियल कैसा होता है, देखिए कि भाई उसका टेम्परेचर हमें थोड़ा सा भी इंक्रीज कर देते हैं, उसका टेम्परेचर हम थोड़ा सा भी इंक्रीज कर देते तो उसकी रेजिस्टिविटी रेपिडली इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको किस में यूज़ करते हैं, एक थर्मोमीटर में हम यूज़ करते हैं। तो आपका थर्मोमीटर आपने देखा कि भाई आपका जो थर्मोमीटर है ना, एक 2 टाइप का होता है। एक मर्क्यूरी का बनाया हुआ होता है। तो मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर में क्या होता है कि भाई मर्क्यूरी का एक एक्सपेंशन होता है।
बट वो वाला मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो डिजिटल थर्मोमीटर आता है, तो डिजिटल थर्मोमीटर में एक थर्मिस्टर नाम का जो मटेरियल होता है इसका यूज़ होता है। तो थर्मिस्टर क्या कर देता है, थोड़ा सा भी आप टेम्परेचर का चेंज करेंगे तो उसमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू रेपिडली इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप उसको एक थर्मोमीटर में आप यूज़ करते हो। ओके, तो थर्मिस्टर के बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो थर्मिस्टर देयर द रेजिस्टेंस चेंजेस वेरी रैपिडली विथ टेम्परेचर, ठीक है। आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर आप चेंज करोगे तो उसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो रैपिडली इंक्रीज हो जाती है। ऐसा यहाँ पे मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारे नेचर में ये मटेरियल को हमने क्या नाम दे दिया, थर्मिस्टर नाम दे दिया। और उसका हम ये जो प्रॉपर्टी है तो उसका हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, एक थर्मोमीटर में हम करते हैं एक टेम्परेचर को मीन्स के मेजरमेंट करने के लिए। ओके, ध्यान पर आपको लास्ट देखना है कि भाई सुपर कंडक्टर, तो सुपर कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस करने वाला को हम बोल सकते हैं भाई सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर के पास उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई आर द मटेरियल वॉज रेजिस्टेंस इज 0, ठीक है। रेजिस्टेंस उसका क्या हो जाता है, 0। बट रेजिस्टेंस 0 करने के लिए उसका टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम दूसरा सेंटेंस भी लिख देते हैं कि भाई सुपर कंडक्टर आर मेड वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है, वेरी लो टेम्परेचर। ओके, तो आपका जो लीड का बनाएंगे, आप लीड का एक सुपर कंडक्टर बनाते तो उसका टेम्परेचर होता है 4.2 केल्विन। तो 4.2 केल्विन इट इज़ अ वेरी लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। आपको मालूम है कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका टेम्परेचर होता है 273 केल्विन टेम्परेचर। बट आपको डिक्रीज करना है कितना, 4.2 केल्विन। तो आपका टेम्परेचर कितना माइनस में होगा वो आप मान सकते हो। एक मिस का आप डिजिट लगा सकते हो कि भाई 269 डिग्री सेल्सियस समथिंग आपका टेम्परेचर मिस के माइनस में होता है। तो इतना टेम्परेचर मिस के लाने की जो प्रोसेस होती है इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। आप ऐसे इतना टेम्परेचर आप मिस के डिक्रीज नहीं कर पाते हो। इसलिए आपको कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, एक लिक्विड नाइट्रोजन और एक लिक्विड हीलियम का आप यूज़ करना पड़ेगा। तो लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड हीलियम इट इज़ अ वेरी कॉस्टली। तो आपकी जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, कॉस्टली हो जाएगी, ठीक है। ओके, और एक टेम्परेचर को हम क्या बोल सकते हैं, कि क्रिटिकल टेम्परेचर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक क्रिटिकल टेम्परेचर हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम उसकी डेफिनेशन भी हम लिख देते हैं कि भाई द लोअर टेम्परेचर एट विच ये लीड हमारा क्या था भाई, मेटल ही था ना। तो आपका मेटल मीन्स के कंडक्टर, तो कंडक्टर को आपको कन्वर्ट करना कि भाई सुपर कंडक्टर में, ठीक है। तो कंडक्टर को आपको सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट करने के लिए उसका टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ेगा, लोअर करना पड़ेगा। और ये लोअर टेम्परेचर को हम क्या बोल सकते हैं, कि क्रिटिकल टेम्परेचर हम बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे डिफिनेशन बनाई है कि भाई द लोअर टेम्परेचर एट विच अ मटेरियल बिकम सुपर कंडक्टर। आप यहाँ पे ए भी लिख सकते हो और दूसरा भी लिख सकते हो कि भाई तो लोअर टेम्परेचर एट विच द मटेरियल हैज़ द रेजिस्टेंस इज बिकम 0, एट दैट टेम्परेचर इट इज़ नॉन एज द क्रिटिकल टेम्परेचर। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मटेरियल इज बिकम सुपर कंडक्टर। दोनों का मीनिंग तो सेम ही हुआ। ओके, इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो लीड का क्रिटिकल टेम्परेचर इतना आया। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सभी मटेरियल के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम आता है। कोई ऐसा भी मटेरियल है कि भाई जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत थोड़ा सा भी कम कर देंगे तब भी आपको क्रिटिकल टेम्परेचर आपका फाइंड आउट हो सकता है, मीन्स के वो सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़े मटेरियल के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं कि भाई मटेरियल और उसका क्रिटिकल टेम्परेचर। तो पहले हम ले लेते हैं कि भाई लीड मीन्स के पीबी। तो पीबी का हमने देखा कि भाई 4.2 केल्विन होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। देन आफ्टर होता है मर्क्यूरी Hg। तो Hg के लिए हमने देखा कि भाई 7.2.5 केल्विन होता है। देन आफ्टर Ca2SrCu2 और उसका हमने देखा कि 105 केल्विन होता है। तो वो टेम्परेचर क्या है कि भाई हाई टेम्परेचर है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हम देखते हैं कि भाई Ba2, ओके, तो उसका टेम्परेचर 125 केल्विन होता है।
और मॉडर्न फिजिक्स में ऐसा भी होता है कि भाई उसका टेम्परेचर एक रूम टेम्परेचर पे भी आप बना सकते हो, एक सुपर कंडक्टर आप एक रूम टेम्परेचर पे बना सकते हो, ऐसा भी मटेरियल फाउंड हो रहा है, ठीक है। ओके, एक मॉडर्न फिजिक्स में ऐसा भी मटेरियल आप बना सकते हो कि भाई रूम टेम्परेचर भी हो, चाहे कैसा भी हो करे, एक क्रिटिकल टेम्परेचर मीन्स के एक सुपर कंडक्टर जैसा भी हो करे, जब उसका रेजिस्टेंस 0 हो सकता है, ठीक है। तेना पर उसके हमको एप्लीकेशन देखनी, एप्लीकेशन। ओके, तो आपको एप्लीकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है कि भाई मेक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में अभी आपको मालूम नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। जब भी कोई कंडक्टर में से आप इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करवाते हो, तब के उसकी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? कोई मैग्नेट होता है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक जो सुपर कंडक्टर है इसका यूज़ आपको कहाँ पे करना है कि भाई मेक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों आपको एक स्ट्रॉन्ग में इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको यूज़ करना है? क्योंकि आप सोचे कि भाई आपके पास ऐसा कोई एक 10 टन वाला मीन्स 10 टन मीन्स के किलोग्राम वाला आपके पास कोई एक कंटेनर अवेलेबल है जिसका वेट कितना है? 10 टन है, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना है कि आपको उसको पुश करना है। तो आप ऐसे पुश नहीं कर सकते हो, बट आपने क्या किया, एक क्रेन का यूज़ किया कि क्रेन के साथ यहाँ पे मीन्स के आपने एक मैग्नेट लगाया था, ठीक है। वो मैग्नेट का पावर आपको क्या करना है? मीन्स के मैक्सिमम करना है। अगर मैग्नेट का पावर मैक्सिमम करना है तो आपको करंट भी क्या लगाना पड़ेगा? ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि भाई करंट आप पास आउट करवाएंगे तब उसकी अराउंड क्या होगा? एक मैग्नेटिक इफेक्ट आपका प्रोड्यूस होता है। इसलिए आपने करंट बहुत ज़्यादा लगा दिया, बट करंट ज़्यादा लगाने से अगर वो सुपर कंडक्टर नहीं होगा, अगर वो एक सिंपल से कंडक्टर है, तो उसको एक रेजिस्टेंस में से पास आउट होना पड़ेगा। वो रेजिस्टेंस में वो पास आउट होगा तो I2RT, ये हमारे वर्क डन की फॉर्मूला है, ठीक है। हम स्टडी करेंगे, अभी इसी वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू I2RT। तो वो क्या कर देती है, एक हीट एनर्जी में उसका वो कन्वर्ट हो जाती है, एक हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाती है, और हमारा जो सिंपल सा तार है वो क्या हो जाएगा? मीन्स के हीटअप हो जाएगा, वो बर्न हो जाएगा, ठीक है। तो वो आगे मीन्स के हमारा मीन्स के इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रैवल नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे कौन सा यूज़ करना है? सुपर कंडक्टर के, जब भाई जिसके पास रेजिस्टेंस ही 0 हो तो हमारी हीट एनर्जी का लॉस ही नहीं होगा। चलाए हम और क्या बना सकते हैं? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखिए, आपको एक रिचार्ज में भी आप यूज़ कर सकते हो, रिचार्ज हाई एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, तो आपकी एनर्जी भी क्या होगी भाई? हाई होगी। ओके, देन आफ्टर हाई स्पीड कंप्यूटर, हाई स्पीड कंप्यूटर यूज़ करने के, हाई स्पीड कंप्यूटर बनाने के लिए आपको एक सुपर कंडक्टर का आप यूज़ कर सकते हो कि भाई जिसमें रेजिस्टेंस कितना हो? 0 हो, ठीक है। अभी जो आप घर में आप कंप्यूटर को यूज़ करते हो तो वो क्या हो जाता है भाई? हीटअप होता है। क्यों हीटअप होता है? क्योंकि वो सिलिकॉन का बनाया हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें आपका लगा मीन्स के दिया होगा कि भाई सिलिकॉन का वो बनाया हुआ होता है। तो सिलिकॉन में भी रेजिस्टेंस का होता ही है, बट वो जो रेजिस्टेंस होता है इसके कारण उसकी एक हीट एनर्जी वो बन जाती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसलिए आपने उस पे ऊपर मीन्स के ऐसा एक फैन लगा देते हैं, ठीक है। तो फैन क्या करता है? उसका टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता है। बट हमने मॉडर्न फिजिक्स में हम स्टडी करेंगे कि भाई हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा हाई स्पीड वाला कंप्यूटर हमको बनाना है, तो इसमें हम कौन सा यूज़ करेंगे मटेरियल? एक सुपर कंडक्टर मटेरियल हम यूज़ करेंगे, जो जिसकी स्पीड क्या होती है? हाई होती है। ओके, देन आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। आप इलेक्ट्रिक पावर का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो एक पावर हाउस में से अपने घर तक, ठीक है। तो एक सिंपल सा एक तार में से वो जा रही है, तो क्या तार का मीन्स का रेजिस्टेंस 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। इसमें कोई रेजिस्टेंस है, जितना भी रेजिस्टेंस है इतनी एनर्जी आपकी लॉस्ट होती है। अगर आप सुपर कंडक्टर का तार यूज़ कर लेंगे तो इसमें कोई भी एनर्जी आपकी वेस्ट नहीं होगी, और मीन्स के पूरी आप एनर्जी उसको यूज़ कर सकते हो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, तो ये सारी एप्लीकेशन हमारी किसके? सुपर कंडक्टर के। तो फर्स्ट हमने क्या देखा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट बनाने के लिए आप एक सुपर कंडक्टर का यूज़ करते हो, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो आपकी सभी एनर्जी मीन्स के इसमें यूज़ हो जाती है। देन आफ्टर हाई स्पीड कंप्यूटर, तो हाई स्पीड कंप्यूटर में आप सुपर कंडक्टर का यूज़ कर लेते हो और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर में। ओके।